नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, लोग हिंदुस्तान को दुनिया की फार्मेसी, द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यूं ही नहीं कहते, कुछ तो है। हम आपको बताएं कि हिंदुस्तान जेनरिक ड्रग्स जो है पूरी दुनिया का 20% हिंदुस्तान बनाता है। और जहाँ तक वैक्सीन्स का ताल्लुक़ है, अभी आपने तो सुना होगा 2-3 साल लगातार जो ये कोरोना की वबा रही, तो कितने वैक्सीन हिंदुस्तान ने बनाए, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किए, बहुतों को मुफ्त में भी दिए। वो वैक्सीन मैत्री का नाम दिया था उसका। वैसे भी हम आपको बताएं, सिर्फ कोरोना का नहीं, जितने भी वैक्सीन होते हैं दुनिया में, उन सब का, पूरी दुनिया में जितने वैक्सीन बनते हैं उनका 62% यानी 62% हिंदुस्तान बनाता है। और हिंदुस्तानी दवाइयाँ ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए अच्छी होती है। अच्छी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ दवाएं तो ऐसी हैं कि वो आपको मगरिब में 100 रुपये में मिलेगी और यहाँ पर 1 रुपये की। नहीं तो भी आम तौर पर हम कह सकते हैं कि मगरिब में उनकी कीमत 10 गुना तो होती ही है। तो इसके साथ साथ ये नहीं कि क्वालिटी पे किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। मोस्टली तो कंपनियां ही वही होती हैं। कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां भी हैं, कुछ मल्टीनेशनल हैं, सब मिलके बनाते हैं। अच्छा, मैंने ये इतनी जो ये तमहीद की, उसका मतलब ये है कि एक ख़बर आई है, सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान को SOS भेजा है। SOS मतलब जब भी कोई अर्जेंसी होती है किसी को कि हमें ये दवाइयाँ अर्जेंटली चाहिए। अब नॉर्मल क्या है कि सऊदी अरेबिया तो बहुत अमीर मुल्क है, पेट्रो डॉलर्स हैं उनके पास, अमेरिका को भी खातिर में नहीं लाता। लेकिन जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर तो राब्ता कायम करना ही पड़ता है। नॉर्मली अमेरिका से या बरतानिया से या दूसरे वेस्ट के ममालिक से सऊदी अरेबिया लेता है। लेकिन अभी उसने एक बड़ी लिस्ट भेजी है। हिंदुस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है दवाइयाँ बनाने वालों की, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, वो जो IDPM, उसके ये सेक्रेटरी जनरल हैं दारा पटेल। उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया से डिमांड आई है, ये फ़िलहाल दवाइयाँ हमें जल्द ही चाहिए। अभी इसमें मसला और कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि उन्होंने क्वांटिटी नहीं लिखी, भाई किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो इसके लिए अभी उन्होंने राब्ता कायम किया है जो सऊदी अरेबिया की एम्बेसी है हिंदुस्तान में, उसके साथ, और फिर उन्हें पूरी लिस्ट फराहम कर दी है, ये दवाइयाँ ये कंपनी बनाती है। और अगर किसी को भी अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चाहिए या बिज़नेस टू बिज़नेस चाहिए, तो वहाँ की कोई कंपनी सऊदी अरेबिया की अगर दरामद करना चाहती है तो उन्हें यहाँ पे उनका जो अपना सफारत खाना है वही सारी तफसीलात दे देगा कि आपको ये दवाई है इसके पास मिलेगी और इस भाव में मिलेगी। अच्छा, वैसे क्या है, इवन अदरवाइज़, क्योंकि हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया से तेल तो लेता ही रहता है। ये अलग बात है कि अभी थोड़ा कम ले रहा है, रूस से ज़्यादा लेने लगा है। लेकिन फिर भी इस वक्त ये पोजीशन है कि हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया का जो बिज़नेस है ना, उसमें हिंदुस्तान को $26 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी खसारा है। और इस वक्त हिंदुस्तान सिर्फ कुछ 30-32 मिलियन डॉलर की दवाई एक्सपोर्ट करता है। वैसे सऊदी अरेबिया अपने यहाँ $8 बिलियन की ही दवाइयाँ इंपोर्ट करता है। ज़ाहिर है पूरी की पूरी दवाइयाँ तो वो हिंदुस्तान से नहीं लेंगे,
اگر اس کا ایک 10-15% بھی حصہ مل جائے ہندوستان کو تو کیا برائی ہے؟ $1 بلین ہی مل جائے تو بھی $26 بلین کے خسارے کو $25 بلین میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک جناب عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کے ممبر اسمبلی یعنی پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے اسمبلی ممبران کی استعفیٰ کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کا اپنی اپنی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا تعلق ہے، تو یہ دونوں اسمبلیاں جو ہیں یا دونوں وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کا یہ فیصلہ ابھی لمبو میں اٹکا ہوا ہے، یعنی نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے۔ انہوں نے 3 تاریخ کو اناؤنس کیا تھا جناب عمران خان نے کہ 4-5 روز کے اندر اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ حقیقت میں انہوں نے فیصلہ تو 1 تاریخ کو لیا تھا، بتایا اس سے بھی پہلے تھا جب 28 تاریخ کو ان کا لانگ مارچ اینڈ ہوا تھا پنڈی میں، لیکن اس کے باوجود آج اس کو 8 دن بیت چکے ہیں جب انہوں نے کہا تھا 4-5 دن کے اندر اندر ہو جائے گا، اب تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی فواد چودھری بھی کہتے ہیں، جناب عمران خان بھی کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اندر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، لیکن پاکستان مسلم لیگ قائد گروپ کے جو چودھری پرویز الہی ان کے علائے ہیں، جن کے ساتھ مل کر ان کی پنجاب میں حکومت ہے، وہ انہیں صبر کی صلاح دے رہے ہیں، صبر کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جلدی مت کیجئے، نہیں تو اس سے ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ ناظرین، اس بیچ میں چودھری صالح حسین لندن گئے تھے، وہاں پہ وہ میاں نواز شریف سے ملے، اور پھر ادھر جہاں اخباری نمائندوں نے ان سے تعلق قائم کیا اور ان سے پوچھا کہ مونس الہی کہتے ہیں کہ ہمیں باجوہ نے کہا تھا، قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کی سائیڈ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا تھا تو چودھری مونس الہی کا فرض تھا کہ وہ پہلے پارٹی میں اس کے لیے ہم سے مشورہ کرتے، پھر ہم سب مل کر جو فیصلہ کرتے، لیکن انہوں نے بنا ہم سے مشورہ کیے جا کے وہ عمران خان سے جا کے ملے اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنا دی۔ ناظرین، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، 2 روز پہلے بھی بتایا تھا، وہ جو لندن کا ایک جریدہ ہے میل آن سنڈے یا ڈیلی میل بھی بولتے ہیں اسے، اس نے شہباز شریف کے خلاف جو ہتک آمیز 2019 میں ایک اداریہ یا ایک آرٹیکل لکھی تھی، جس میں اس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا پاکستان میں اور پھر برطانیہ نے اس کی جو مدد کی تھی، اس میں شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، اس نے خرد برد کی تھی، تو پھر شہباز شریف نے اس کے اوپر جو ہے ہتک عزت کا دعویٰ کر دیا لندن میں، اور 2 روز قبل انہوں نے مطلب جو ایڈیٹر ہیں اور جو مالکان ہیں ڈیلی میل کے، انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تھی، اور انہوں نے اپنے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود شہباز شریف جو ہے یہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے کیش ہرجانہ بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں لگتا بات یہاں تک جائے گی۔ اچھا، اس بات کا ذکر جب نواز شریف کے آگے ہوا لندن میں تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ساتھ ساتھ یہ دکھ کا بھی اظہار کیا کہ یہ سب کچھ عمران خان کا کیا دھرا تھا۔ اس نے اپنی جو اس کی ایک وینومس ہیٹریڈ ہے، اس کو جو نفرت ہے نواز شریف سے، اس کے لیے اس نے ہر اس آدمی جو اس کے ساتھ ہے اس کو اندر کرنے کی اور اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اور آپ کو یہ اس لیے بھی میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے مطلب شہباز شریف کے لیے جو معافی نامہ شائع کیا ہے ڈیلی میل والوں نے، تو انہوں نے صاف صاف بولا ہے کہ ہمیں اس وقت نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب پاکستان، ظاہر ہے اس وقت نیب جو ہے عمران خان کے انڈر میں تھی، اور اس کا جو ہیڈ تھا اکبر شہزاد، ان دونوں نے ہمیں جو
हक़ाइक़ हमारे आगे पेश किए, हमने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उनको छाप दिया था। और अभी हमने जो जांच किए तो पता चला कि वो सब झूठ था। तो खैर, अभी नवाज़ शरीफ का कहना ये है कि शुक्र है अल्लाह का, कम से कम हक़ की जीत हुई और बातिल की हार। नाज़रीन, एक बात और भी आपको हम बता दें, बरतानिया की कोर्ट ने शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे सुलेमान शहबाज, उन दोनों के कुछ अकाउंट्स थे, बैंक अकाउंट्स, जो कि फ्रीज़ कर दिए थे। इसके बाद वो दोनों के अकाउंट्स डीफ्रीज़ कर दिए गए हैं। अच्छा, फिर नवाज़ शरीफ ने ये भी कहा कि हमारे ऊपर तो बिना साबित किए हमें बदनाम किया गया, लेकिन अभी इमरान खान के ऊपर तो केस साबित हो चुके हैं। यानी उनका जो इशारा था वो तोशाखाना वाला केस था, घड़ियाँ और हार बेचने का, और वो जो फॉरेन फंडिंग केस वो भी ईसीपी ने फैसला दे दिया। ये अलग बात, अभी तक उसको उसकी सज़ा नहीं सुनाई गई, और ना ली तो खैर ईसीपी ने बोल दिया है, लेकिन अभी कोर्ट देखें क्या फ़ैसला करती है। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि हमारे ख़िलाफ़ तो सिर्फ इल्ज़ामात थे, फिर भी हमें सज़ा दे दी गई, और उसके बदले में इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, फिर भी वो अभी तक बाहर है। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, उन्हें 1 जुलाई 2019 में वो फैसलाबाद से लाहौर आ रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एंटी नारकोटिक्स फोर्स उन्होंने रोक लिया और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और ये केस बनाया गया कि उनके पास से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई थी, और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। केस चलता रहा। ये आगे चलकर जो है 2019 में उन्हें गिरफ़्तार किया गया। दिसंबर 19 में उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया था। अभी वो कोर्ट जो नारकोटिक्स की कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है नारकोटिक्स की लाहौर में, उसमें ये केस चल रहा था उनके ख़िलाफ़। अभी वो जो भी गवाह हैं वो सभी मुकर गए हैं, और जब उनसे पूछा गया कि क्या सचमुच इनके पास है, वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं मालूम, हमने दस्तखत भी नहीं किए। सो मतलब जज को बहरहाल ये फ़ैसला देना पड़ा कि जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, तो मैं इन्हें मुकम्मल तौर पर इस केस से, मुनशियात के केस से बरी करता हूँ। और इसके लिए फिर राना सनाउल्लाह को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद भी दी है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।